हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के बारे में डिटेल में देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को देखेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे और अंत में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच डिफरेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ ही कुछ टर्म्स जो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा क्या है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, उसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यहाँ डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और आरएनए से प्रोटीन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ट्रांसलेशन के द्वारा। इस ट्रांसलेशन के बारे में हम सीरीज ऑफ सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ट्रांसक्रिप्शन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड के जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी की जाती है आरएनए में और इस प्रोसेस को कैटलाइज किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। या अन्य शब्दों में यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए के स्ट्रैंड में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे फिर से लिखा जाता है आरएनए में और इस प्रोसेस में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप है और आरएनए के प्रोडक्शन के रेट को रेगुलेट करके सेल जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो स्ट्रेच या सेगमेंट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है और आरएनए मॉलिक्यूल में ट्रांसक्राइब होता है। इसके तीन कंपोनेंट्स है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रोमोटर। ये वो डीएनए सीक्वेंस है जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड या अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है। यह आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट होता है। यह वह साइट है जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो रीजन जो कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर से फ्लैंक्ड होता है या वो रीजन जिसके एक तरफ प्रोमोटर और दूसरे तरफ टर्मिनेटर होते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को दो अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका कारण यह है कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के सिंथेसिस 5' से 3' डायरेक्शन में करता है। इसलिए वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाता है और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन के समय डिस्प्लेस हो जाता है। तीसरा है टर्मिनेटर। डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड के तरफ लोकेटेड होता है या डाउनस्ट्रीम में होता है, उसे हम टर्मिनेटर कहते हैं और ये स्टॉप सिग्नल प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने या ट्रांसक्रिप्शन का एंड करने के लिए। आइए हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को इस फिगर से या इस डायग्राम से समझते हैं। ये है डीएनए का स्ट्रेच या सेगमेंट जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ये डीएनए के दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। ये है प्रोमोटर रीजन जो कि ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट साइट है जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। ये है टर्मिनेटर रीजन जहां ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है या ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच के रीजन को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज हमेशा आरएनए का सिंथेसिस 5' से 3' डायरेक्शन में करता है। इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाता है जिसको कि कॉपी करके आरएनए की सिंथेसिस होती है और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के समय डिस्प्लेस्ड हो जाता है।
तो अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बोले तो वो रीजन जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ होता है या अपस्ट्रीम में होता है उसे हम प्रमोटर रीजन कहते हैं, और वो रीजन जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ होता है या डाउनस्ट्रीम में होता है उसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। हमने देखा कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब प्रश्न उठता है क्यों? अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो 2 डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जिसके वजह से 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। फलस्वरूप जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आरएनए के भी 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे और 2 डिफरेंट प्रोटीन्स भी बन जाएंगे, और जो 2 आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं। आइए हम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिन्हें हम सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। और ये एंजाइम ही प्रोकैरियोट्स में हर तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। आइए हम आरएनए पॉलीमरेज को डिटेल में देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 4,50,000 डाल्टन होता है। ये 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा, अल्फा और ओमेगा। इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड के 2 चेन बीटा, बीटा डैश और ओमेगा मिलकर कोर एंजाइम बनाते हैं, और इस कोर एंजाइम के साथ जब सिग्मा सब यूनिट जुड़ता है तो इसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो सिग्मा सब यूनिट के बिना एंजाइम को हम कोर एंजाइम कहते हैं, और कोर एंजाइम प्लस सिग्मा सब यूनिट होलो एंजाइम कहलाता है। कोर एंजाइम भी बैक्टीरियल डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्राइब कर सकता है, लेकिन इस तरह का ट्रांसक्रिप्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये डीएनए के किसी भी बेस पर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर सकता है। मतलब इस तरह का इनिशिएशन नॉन स्पेसिफिक होता है। तो सिग्मा सब यूनिट इस आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन प्रोमोटर साइट पर हो सके। इसलिए सिग्मा सब यूनिट को हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर को लूज कर देता है, और कोर एंजाइम फिर इलोंगेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, लेकिन इसके लिए भी इसे कुछ एसेसरी फैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेटर साइट पे टर्मिनेट करने के लिए या एंड करने के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम रो फैक्टर को टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का रेगुलेटेड फैशन में सिंथेसिस करता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में होते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है इनिशिएशन। इस स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और उसके स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता है जब तक कि प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज न कर ले। ये प्रमोटर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स होते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स की अब अनवाइंडिंग होती है और डीएनए स्ट्रैंड के सारे बेस एक्सपोज्ड हो जाते हैं। चूंकि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में करता है, इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' होती है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है।
इनिशिएशन स्टेप सिग्मा फैक्टर से कैटलाइज्ड होता है, जिसे कि हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर सीक्वेंस पे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है और इस सिग्मा फैक्टर की कोर एंजाइम के साथ बाइंडिंग ट्रांजिएंट होती है, यानी कि कुछ समय के लिए होती है। सिग्मा फैक्टर के एब्सेंस में भी कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर के एब्सेंस में डीएनए के किसी भी बेस पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकता है। अब दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। इस स्टेप में धीरे धीरे आरएनए स्ट्रैंड की लंबाई बढ़ती है। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता है और आरएनए के सिंथेसिस में सबस्ट्रेट जो यूज होता है वो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये ऐड होता है कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल को फॉलो करके, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। आरएनए के सिंथेसिस में थाइमीन की जगह यूरेसिल ऐड होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग रूल के आधार पे एडेनिन के साथ थाइमीन पेयर नहीं बनाता है, बल्कि यूरेसिल पेयर बनाता है। इसलिए आरएनए के सिंथेसिस में यूरेसिल यूज होता है। इलोंगेशन स्टेप कैटलाइज्ड होता है कोर एंजाइम के द्वारा। तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। जब पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है तो नया सिंथेसाइज आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड से अलग हो जाते हैं और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है। और ये टर्मिनेशन तब होता है जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर, जिसे कि हम टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं, वो एसोसिएट होता है। रो फैक्टर के एसोसिएट होने से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाता है और साथ ही न्यूली सिंथेसाइज आरएनए भी अलग हो जाता है। इस रो फैक्टर की कोर एंजाइम के साथ बाइंडिंग भी ट्रांजिएंट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है। आइए हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप्स को डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये है डीएनए डबल हेलिक्स, ये है प्रमोटर सीक्वेंस और ये है टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और इसके अलोंग मूव करता है जब तक कि प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता है। प्रमोटर साइट या सीक्वेंस ये इनिशिएशन साइट होता है और एक बार जब ये प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो डीएनए के डबल हेलिक्स की अनवाइंडिंग होती है और इसके स्ट्रैंड के बेसिस एक्सपोज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन फैक्टर है। इसके प्रेजेंस में ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्पेसिफिक साइट पे होता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके एब्सेंस में भी कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सकता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि डीएनए के किसी भी बेस पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो सकता है। तो सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। चूंकि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का सिंथेसिस 5' से 3' डायरेक्शन में करता है, इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' डायरेक्शन में होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह कार्य करता है, और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' डायरेक्शन में होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है तो ये सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग हो जाता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर की कोर एंजाइम के साथ बाइंडिंग ट्रांजिएंट होती है। नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन, जिसमें आरएनए स्ट्रैंड के लंबाई में वृद्धि होती है, मतलब इसका इलोंगेशन होता है। आरएनए के सिंथेसिस में जो सबस्ट्रेट यूज होते हैं वो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में ऐड होते हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल को फॉलो करके। लेकिन आरएनए के सिंथेसिस में थाइमीन की जगह यूरेसिल ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन के साथ यूरेसिल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, थाइमीन नहीं। नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। जब कोर एंजाइम
टर्मिनेटर साइट पे पहुंचता है। तो इसके साथ रो फैक्टर जुड़ते हैं और इसकी वजह से अब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो जाता है, साथ ही न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए भी अलग हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होता है या ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम रो फैक्टर को टर्मिनेटर फैक्टर भी कहते हैं। आइए अब हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती है, यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और दोनों ही प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसी वजह से ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए के फुली ट्रांसक्राइब होने के पहले भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक साथ भी हो सकते हैं। आइए हम यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का साइट है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में 3 न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को कैरी करते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सिंगल एंजाइम से ही डेवलप हुए हैं। इन 3 आरएनए पॉलीमरेजेस के अलावा सेल ऑर्गेनल्स में भी कुछ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। इन 3 आरएनए पॉलीमरेजेस के बीच डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है, यानी कि डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 ज्यादातर राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, जैसे 5.8s राइबोसोमल आरएनए, 18s राइबोसोमल आरएनए और 28s राइबोसोमल आरएनए। इन्हें हम स्ट्रक्चरल आरएनए कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम के कंपोनेंट होते हैं और ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका खुद का ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब ये स्वयं ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 2। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्यादातर यूकैरियोटिक जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आरएनए पॉलीमरेज 2 सभी प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियर प्री मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद ये प्री मैसेंजर आरएनए एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग से गुजरता है और तब मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रेडी है। प्री मैसेंजर आरएनए को हम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये ट्रांसक्राइब करते हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसलेशन में ट्रांसफर आरएनए का क्रिटिकल रोल होता है। ये मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं या अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों तरह के आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और इन्हें डीएनए टेम्पलेट तक लाने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है। आइए अब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स को देखते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है इनिशिएशन, जिसमें प्रोमोटर सीक्वेंसेस का रिकॉग्निशन होता है या प्रोमोटर सीक्वेंस रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स की तुलना में कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में कई दूसरे प्रोटीन्स जिन्हें कि हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सबसे पहले प्रोमोटर रीजन में बाइंड करते हैं, उसके बाद ये एप्रोप्रिएट पॉलीमरेज को रिक्रूट करने में हेल्प करते हैं।
दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। एक बार जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से रिलीज हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलोंग मूव करते हैं। ग्रोइंग आरएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के आधार पे, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल ऐड होते हैं क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल में यूरेसिल होते हैं। आरएनए के सिंथेसिस का डायरेक्शन होता है 5' से 3'। ज़्यादातर यूकैरियोटिक जीन्स आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए टेम्पलेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके जीन्स क्रोमेटिन्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि इसमें न्यूक्लियोसोम्स रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं और ये न्यूक्लियोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसीलिए जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के अलोंग मूव करता है तो कुछ स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए टेम्पलेट से दूर पुल किए जाते हैं या अलग किए जाते हैं और प्री मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के बाद हिस्टोन्स रिप्लेस हो जाते हैं ताकि ये फिर से न्यूक्लियोसोम्स बना सके। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। यूकैरियोट्स में डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए डिफरेंट टर्मिनेशन होता है। जीन्स जो कि आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं उनमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि 18 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं और ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड होते हैं टर्मिनेशन प्रोटीन से जो कि इन सीक्वेंस से बाइंड करता है और जीन के फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट से सेपरेट हो जाता है और साथ ही न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए भी रिलीज्ड हो जाता है। जीन्स जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन जीन के एक्चुअल एंड के बियॉन्ड भी कंटिन्यूड रहता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उनका क्लीवेज इंटरनल साइट में ही हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के फिनिश होने के पहले, और जो अपस्ट्रीम पोर्शन रिलीज हुआ वो सर्व करता है प्री मैसेंजर आरएनए की तरह और जो रिमेनिंग ट्रांसक्रिप्ट है वो एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। जीन्स जिनका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा होता है उनका टर्मिनेशन सिग्नल पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जिन आरएनएस को ट्रांसक्राइब करता है जैसे ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए, उनके 3' पे 4 to 7 यूरेसिल बेसिस का शॉर्ट स्ट्रेच होता है और ये स्ट्रेच आरएनए पॉलीमरेज 3 के टेम्पलेट सैंड से सेपरेशन और नेसेंट आरएनए के रिलीज को ट्रिगर करता है और इस तरह से टर्मिनेशन होता है। आइए हम यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है। यह यूकैरियोटिक सेल्स में होने वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस का सेट होता है जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ हम मेनली मैसेंजर आरएनए पे फोकस करेंगे, उसको केमिकली ऑल्टर कर देता है ताकि फंक्शनली मैच्योर आरएनए प्रोड्यूस हो सके। तो इन सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के सेट को ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं। यह प्रोसेस ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के पहले होता है। यह आरएनए के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होने के पहले होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग 3 प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है कैपिंग। यह पहला प्रोसेसिंग इवेंट है जो कि आरएनए के 5' एंड पे होता है, जिसमें 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पे
ऐड होते हैं और इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो अब प्रश्न उठता है कि इस कैप की क्या आवश्यकता है। आइए हम इसके इंपॉर्टेंस या फंक्शंस को देखते हैं। कैप मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होने में गाइड करता है। यह प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि यह मैसेंजर आरएनए को सेल में प्रेजेंट आरएनए से डिग्रेडेशन से बचाते हैं और इस तरह से यह मैसेंजर आरएनए के हाफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। कैप मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेशन मशीनरी को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करते हैं। यह मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन के दौरान मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करने में भी हेल्प करते हैं। चूंकि यह कैप राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के 18S राइबोसोमल आरएनए से आइडेंटिफाइड होते हैं। यह ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होने वाले कई प्रोटीन्स के भी बाइंडिंग साइट होते हैं। दूसरा है टेलिंग। इसके द्वारा न्यूली फॉर्म्ड हेट्रोजेनेटिक आरएनए के 3' एंड पे एडेनिन रेजिड्यूज ऐड होते हैं। 200 से 300 एडेनिन रेजिड्यूज ऐड होते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब इसमें टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है पॉली ए पॉलीमरेज और 200 to 300 एडेनिन रेजिड्यू को हम पॉली ए टेल कहते हैं। टेलिंग को हम पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। अब इस पॉली एडिनाइलेशन का क्या फंक्शन या इंपॉर्टेंस है। पॉली एडिनाइलेटेड टेल मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करता है आरएनएजेस के डिग्रेडेशन से। आरएनएजेस सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं और इस तरह से यह उन्हें एक्सटेंडेड स्टेबिलिटी प्रदान करता है। पॉली ए टेल सेलुलर फैक्टर्स को ट्रांसक्रिप्शन के एंड होने या ट्रांसक्रिप्शन को समाप्त होने का सिग्नल देते हैं और ये मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करने में भी हेल्प करते हैं। तीसरा है स्प्लाइसिंग। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंसेस को रीअटैच किया जाता है एक कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल में। एक्सॉन्स का यह रीअटैचमेंट डिफाइंड ऑर्डर में होता है और यह प्रोसेस होता है स्प्लाइसियोसोम मशीनरी के द्वारा। स्प्लाइसियोसोम मशीनरी इंक्लूड करते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, एसएनआरएनए और प्रोटीन्स। तो ये दोनों स्प्लाइसिंग साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस स्प्लाइसिंग का क्या फंक्शन है या क्या आवश्यकता है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा, मतलब अलग अलग तरह से स्प्लाइसिंग के द्वारा एक्सॉन्स के न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जाते हैं जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है। साथ ही स्प्लाइसिंग सेल में प्रोटीन कंटेंट और जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करता है। आइए हम इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये है हेट्रोजेनेटिक आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए जिसमें कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों है। सबसे पहले 5' एंड पे कैप ऐड किया जाता है जो कि होता है 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके पश्चात फिर 3' एंड पे पॉली ए टेल ऐड किया जाता है, यानी कि 200 to 300 रेजिड्यूज एडेनिन के ऐड होते हैं जिसे कि हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। फिर तीसरे स्टेप में स्प्लाइसिंग होती है, यानी कि इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और कोडिंग सीक्वेंसेस जो एक्सॉन्स होते हैं उनका रीअटैचमेंट होता है। इस तरह से जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो हमें मैच्योर मैसेंजर आरएनए मिल जाता है जिसके 5' एंड पे कैप होता है, 3' एंड पे पॉली ए टेल होता है और उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं एक्सॉन्स। यह पूरा प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद फिर यह मैच्योर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि फुली प्रोसेस्ड हेट्रोजेनेटिक आरएनए या फिर प्री मैसेंजर आरएनए को हम
मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस के बाहर और साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, जहां इसका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके विषय में हम डिटेल में सेपरेट सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। अंत में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच डिफरेंस को देखते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही समय पे होते हैं, क्योंकि दोनों ही सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही समय पे नहीं होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जीन्स यूजुअली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, अर्थात इसमें एक जीन कई पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करते हैं। यूकैरियोट्स में जीन्स यूजुअली मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंपल होता है। यूकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में फ्यू रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक्सटेंसिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन्स कॉमन होते हैं, यूकैरियोट्स में ओपेरॉन्स रेयर या एब्सेंट होते हैं। ओपेरॉन्स के बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर रीजन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है। यूकैरियोट्स में भी प्रमोटर रीजन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है, लेकिन कभी कभी ये स्टार्ट साइट के डाउनस्ट्रीम में भी लोकेटेड होता है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 3 में। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर डिफाइंड स्टार्ट साइट नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स में डिफाइंड स्टार्ट साइट होते हैं, जैसे कि टाटा बॉक्स इत्यादि। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक टाइप के आरएनए पॉलीमरेज को इन्वॉल्व करता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस को इन्वॉल्व करता है। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेजेस में 5 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज 1 में 14 सब यूनिट्स, आरएनए पॉलीमरेज 2 में 10 से 12 सब यूनिट्स और आरएनए पॉलीमरेज 3 में 17 सब यूनिट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर के प्रेजेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसे हम शॉर्ट में IF लिखते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन प्री मैसेंजर आरएनए के क्लीवेज और पॉलीएडेनाइलेशन के द्वारा होता है। मतलब इसमें प्री मैसेंजर आरएनए के 3' एंड पे पॉली ए टेल बाइंड करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इसी वजह से यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में प्री मैसेंजर आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में
प्री मैसेंजर आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है। इसी वजह से प्रोकैरियोट्स के आरएनए में कैपिंग नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स के आरएनए के 5' एंड में कैपिंग होती है। प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसमें मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का रेट हायर होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का रेट लोअर होता है। प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जनरली लेस स्टेबल होते हैं, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।